दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये केवीएस प्रिंसिपल केवीएस 2018 प्रिंसिपल का टेस्ट क्वेश्चन पेपर है। प्रिंसिपल केवीएस का प्रिंसिपल का 2018 वाला क्वेश्चन पेपर है। इसको आज हम सोल्व करेंगे। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है 8447410108। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। चाहे वो आपका केवीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका एनवीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका DSSB का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी जो दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल की पोस्ट फिल करता है उसका हो, सभी का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ऑल लेवल का कंटेंट आपके लिए होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों का। एनवीएस के बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ, उनकी वीडियो चैनल पर आ रही हैं। यूपीएससी वालों की पिछले बार की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। एनवीएस के साथ केवीएस की वीडियो आ चुकी हैं, सीटेट वालों की आ चुकी हैं। तो उन बच्चों की वीडियोस देखकर भी आपको थोड़ा सा मोटिवेशन होगा और आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन किस किस तरीके से होकर के आपके पास आता है या आप उसको अचीव कर पाते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका पार्ट 1 रहेगा, जिसमें जनरल इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो आपके लिए दिया गया है। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड पिनेकल गिवन बेलो। चूज द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग आपको चूज करना है। समथिंग ऑफ ए वेरी हाई स्टैंडर्ड एंड एक्सीलेंट क्वालिटी, समथिंग ऑफ ए वेरी लो स्टैंडर्ड एंड डेफिशिएंट इन क्वालिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, improve the underlined phrase of clarity and correctness by selecting the right phrase from those given below to replace it. If you lose your job, you will have to blame yourself only. इस फ्रेज को आपने क्लैरिटी एंड करेक्टनेस के साथ देखना है। will have only yourself to blame, will have only to blame yourself, will have only blame on yourself, will blame only yourself for it. आंसर आपका फर्स्ट में आ जाएगा, will have only yourself to blame। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन है, one part of the following sentence may have an error, spot the erroneous part। The train began to slow down beyond Dadar and when I reached to Andheri it had started रेनिंग हैवीली। अब देखिए कौन से वाला जो एरर वाला स्पोर्ट पार्ट है वो आपको एक बार देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। आप इसमें देखिए तो आपका जो ये वाला जो सेक्शन है, देखिए नंबर 2 ये वाला, तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपका एरर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू। लेटिट्यूड, अफेक्शन, अपाथी, स्प्राइटफुलनेस या डिसमे। आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर आपका होगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां, फाइंड ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड। देयर बॉडीज हैड सफर्ड कॉन्टोर्शन एज ए रिजल्ट ऑफ malnutrition। इस वर्ड को आपको देखना है, जो कॉन्टर्सन वर्ड है इसको आपको देखना है। आप इसमें देखिए, ए सीरीज ऑफ अटेन्युएशन एंड फिजिकल डेबिलिटी affecting work vision, the state of body being chaired and blackened beyond recognition, the state of body being twisted out of natural shape। ये आपका आंसर आ जाएगा, थर्ड इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर उधर ऊपर ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं बड़ा इसलिए किया ताकि आप लोगों को कंप्लीट का कंप्लीट ये क्वेश्चन दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बेलो बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट फॉलो। रीना खालिस्तान हर कोर्स इन डेंटिस्ट्री बाय जून 2019 हैज कंप्लीटेड, could complete, will complete या is to complete।
अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पेपर कब हुआ था, उससे भी आपको हिंट मिल जाएगा, क्योंकि 2018 का पेपर था। और ऑब्वियसली कुछ न कुछ तो कंटेंट सोच कर समझा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि वैसे ही दे देते हैं। और लेकिन आपको साइंस के हिसाब से भी क्वेश्चन अगर देखना है तो आंसर आएगा विल कंप्लीट। रीना विल कंप्लीट हर कोर्स इन डेंटिस्ट्री बाय जून 2019। थर्ड आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 7। Improve the underlined phrase for clarity and correctness by selecting the right phrase from those given below to replace it. Joe and May are in love, but they have not yet formally declared. ये क्वेश्चन याद, ये वर्ड याद रखना, फॉर्मली डिक्लेयर्ड देयर एंगेजमेंट। ये कह रहा है कि जो एंड जो मे है वो प्यार में है, प्रेम में है, बट दे हैव नॉट येट नॉर्मली डिक्लेयर्ड, लेकिन उन्होंने अभी नॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया है अपनी एंगेजमेंट को। ओपनली स्टेटेड, फॉर्मली इंडिकेटेड, फॉर्मली अनाउंस्ड या ओपनली डिक्लेयर्ड। आंसर आ जाएगा आपका फॉर्मली अनाउंस्ड। फॉर्मली अनाउंस्ड यानी फॉर्मली डिक्लेयर्ड, तो यहां पर फॉर्मली अनाउंस्ड। क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां। Complete the sentence given below by using the correct form of the verb. Choose the correct option from those that below. I did not buy anything at all because I खालिस्तान have of money during my trip. क्या किया? सारे के सारे पैसे को क्या किया? आई खालिस्तान ऑफ मनी ड्यूरिंग माई ट्रिप, मेरी यात्रा के दौरान रेन आउट, खर्च हो चुका सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 9। लुक एट द फॉलोइंग पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफ्ट। रिफ्ट जो वर्ड है इसका पॉसिबल मीनिंग आपको देखना है। चूज द करेक्ट मीनिंग, कौन सा मीनिंग जो है वो इसके लिए करेक्ट होगा। बैंड, ब्रीथ, ब्रीथ या ब्रेक। रिफ्ट का रहेगा आपका ब्रीथ, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, 10th क्वेश्चन है। चूज द मीनिंग दैट बेस्ट expresses the idiom fly in the face of something. Fly in the face of something. To dismiss, to diminish and become rather too small to be noticed on the face. Physically intrude and be pesky when someone is very busy. Float about in public place, especially the waste that should be disposed of. To oppose or to be opposite of something that is usual or expected। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब जो क्वेश्चन है, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन हर सेक्शन के दिए जाते हैं, 10 में से आप लोग 7-8 तक तो नॉर्मली पहुंच जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप 7-8 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। सेकंड जो पार्ट है आपका वो आपका सामान्य हिंदी का है, जनरल हिंदी का है। अब जनरल हिंदी में क्या रहेगा? जनरल हिंदी में जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से नॉर्मली पूछे जाएंगे, उससे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई ज़्यादा समस्या है, क्योंकि केवीएस एनवीएस वाले जो स्कूल्स होते हैं उनमें हिंदी संस्कृत के क्वेश्चन जो है वो आमतौर पर कई बार पूछ लेते हैं, और हिंदी वाला सेक्शन तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11। विभावानु भाव्य विचारिस योगाद रसनिष्पति उपयुक्त रस सूत्र के रचयिता का नाम बताना है। इस सूत्र के रचयिता रहे हैं आचार्य भट्ट। क्वेश्चन नंबर 12। प्रयोग के अनुसार जो किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रयोग के अनुसार जो किस प्रकार का सर्वनाम है? किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है? प्रयोग के अनुसार जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 13। दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों के संयोग से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है? ऐसे शब्द को भी समास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। जब भाप जमीन के पास इकट्ठी दिखाई देती है तब उसे कोहरा कहते हैं, और जब वह हवा में ऊपर दिख पड़ती है तब उसे मेघ या बादल कहते हैं। ये कहते हैं कि जो भाप होती है, जो स्टीम होती है, जब जमीन के पास दिखती है तो उसको कोहरा कहते हैं, धुंध कहते हैं, फोग कहते हैं, और जब वो ऊपर दिखाई देती है तो उसको मेघ, बादल यानी क्लाउड कहते हैं। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? यह वाक्य जो है यह संयुक्त वाक्य है, ज्वाइंट सेंटेंस माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये कहता है कि जो योग्यता होती है, आपकी जो योग्यता है, वो एक चौथाई 1/4 यानी 25% ही आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी, बनाएगी। बाकी जो है वो प्रतिष्ठा के ऊपर डिपेंड होता है, बाकी प्रतिष्ठा के द्वारा उसकी पूर्ति होनी होती है। उपयुक्त संवादांश मोहन राकेश के किस नाटक से उद्धृत है या किस नाटक से लिया गया है, ये आपको बताना है। आधे अधूरे, पैर तले जमीन, लहरों की राजस, आषाढ़ का एक दिन, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन है, बघेली निम्नलिखित में से हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बघेली जो है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंदर आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी प्रवृत्तिगत विशेषता जयशंकर प्रसाद के काव्य में नहीं है? जयशंकर के प्रसाद के काव्य में प्रगतिवादी दृष्टिकोण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, सभी नचावत राम गोसाई, सभी नचावत राम गोसाई किसका उपन्यास है? यह उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का है। क्वेश्चन नंबर 20वां, अदालत शब्द किस भाषा का है? अदालत, अदालत ये बार बार आप सुनते हो, अदालत, अदालत जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। जैसे कोर्ट, कचहरी, अदालत, तो अदालत जो वर्ड होता है वो अरेबियन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर आपका है 20वां हो चुका। अब हम 21वें क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन जो तीसरा सेक्शन इसका है पार्ट 2 थर्ड वाला, इस सेक्शन में क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, हिंदी इंग्लिश को पार्ट 1 में रखा जाता है, रीजनिंग वगैरह को पार्ट 2 में रखा जाता है, फिर सीडीपी सेक्शन होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस होगा, ऐसे बने होते हैं। तो उसके बाद जो 10 नंबर का रहेगा वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रहेगा, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं आपकी इसमें होगी। इसमें हिंदी और इंग्लिश पैरेलल चलेगा आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में चौथी अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस संपन्न हुई? 2018 की बात है, करंट अफेयर भी वही की होगी। वेयर अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द 4th इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस रिसेंटली हेल्ड? कहां पर उस समय हुई थी? आंसर आ जाएगा आपका नीदरलैंड, नीदरलैंड के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22वां, हाल ही में, ये भी करंट का, क्योंकि जहां हाल ही में आ गया ना वो करंट का है, रिसेंटली। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों का सही मिलान करना है। यहाँ भी यही है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों तरफ चल रही है, इधर वाले इंग्लिश के, इधर वाले हिंदी के हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादातर बच्चे इनको समझ लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए, ऑर्डिनरी पीपल, टिम विंटन, द शेफर्ड्स हट, जुलियन बार्नेस, द ओनली स्टोरी, लिबी पेज, द लिडो, डियाना इवंस। कौन, ये कहता है कि जो पुस्तकें हाल ही में प्रकाशित हुई हैं, सही लेखकों का मिलान आपको करना है। अब लेखकों का मिलान आप कैसे करेंगे, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। जैसे ऑर्डिनरी पीपल जो है वो डिवाना इवंस की पुस्तक है। किसकी है? डिवाना इवंस की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? डिवाना इवंस की, ऑर्डिनरी पीपल। ये हो जाएगा, यहां से आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे। सेकंड नंबर पे है दी शेफर्ड हर्ट्स, ये टिम विंटन की है, टिम विंटन की है। उसके बाद है द ओनली स्टोरी, जूलियन बार्नेस की है, और द लिडो लिबी पेज की है। तो ऐसे आंसर रहेगा, तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां, ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों के उल्लेख से आर्यों के अफगानिस्तान से संबंध का संकेत मिलता है। ये कहता है कि ऋग्वेद में द आर्यन कनेक्शन विद अफगानिस्तान इज इंडिकेटेड बाय मेंशन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन द ऋग्वेदा। ये कहता है कि ऋग्वेद के अंदर इन नदियों का नाम दिया गया है, जिससे ये लगता है या ये पता चलता है कि आर्यों के अफगानिस्तान से संबंध रहे हैं। तो कौन सी नदियों का ऋग्वेद में ऐसा वर्णन दिखाता है? तो कुंभा और कर्मु, कुंभा और कर्मा जो नदियां हैं, इनका ऋग्वेद में नाम है, और ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि ऋग्वेद आर्यों का और अफगानिस्तान का ओबियसली संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर 24वां, अप्रैल 2018 में घोषित
65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ये 2018 का पेपर था, तो उसी साल की करंट अफेयर होंगी। एक साल का करंट अफेयर आप जरूर देखिएगा, ये हमने भी चैनल पे 2021 का भी डाल दिया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो उस समय किसको मिला था? विलेज रॉकस्टॉक। क्वेश्चन नंबर 25वां, भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु। उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति हो गए, मिनिमम एज जो रहेगी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, मिनिमम एज 35 साल होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, चारों का सेम। क्वेश्चन नंबर 26वां, 2010 में प्रारंभ मानव विकास सूचकांक, जिसको एचडीआई बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, वो कौन सा अतिरिक्त सूचकांक में, इनमें से कौन सा अतिरिक्त सूचकांक जो है वो नहीं है? कौन सा नहीं है? पर्यावरणीय सुरक्षा सूचकांक, ईएसआई, जिसको एनवायरमेंटल सेफ्टी इंडेक्स बोलते हैं, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में संपत्ति का अधिकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संपत्ति के अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संपत्ति के अधिकार का संवैधानिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में उल्लेख संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। भारत में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। किस व्यक्ति को कानून से रक्षित संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बाकी तो ठीक है भाई। भारतीय संपत्ति संविधान के अनुच्छेद 301 में व्यक्त संपत्ति कथन केवल भूमि तक सीमित है। नहीं, भूमि तक नहीं है, बहुत सारी चीजों में और है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब आंसर भी आपका यही आएगा, क्योंकि सत्य नहीं है यानी असत्य पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय डूरंड लाइन। डूरंड रेखा के द्वारा पृथक किए जाने वाले देशों के नाम आपको बताने हैं। अब देखो, डूरंड रेखा की बात अगर करेंगे, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान तो ओबियसली है। डूरंड लाइन की अगर बात करेंगे तो अफगानिस्तान तो है, और अफगानिस्तान अगर है तो फिर किस ऑप्शन में अफगानिस्तान है? आज के समय जो डूरंड लाइन है, जैसे मान लो ये पार्ट है, ये पार्ट मान लो है, ये पार्ट, ये अफगानिस्तान था, ये भारत था। भारत के जो टुकड़े पाकिस्तान के साथ हुए, पहले डूरंड लाइन ये थी, भारत के जो टुकड़े पाकिस्तान के साथ हुए, ये पाकिस्तान आ गया, तो ये हिस्सा किसके हिस्से में आ गया? पाकिस्तान। अब जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन शुरू में किसके साथ थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन हुआ करती थी। ये आपका आंसर यहाँ ठीक रहेगा। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आंसर होता तो राइट आंसर वो होता आज के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ईंधन के दहन से CO2 छोड़ने के बारे में प्राप्त 2017 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति CO2 छोड़ा जाता है? कौन से देश के बारे में बात हो रही है? बात यहाँ पर कतर के बारे में हो रही है। आंसर आपका कतर होगा। क्वेश्चन नंबर 30वां, ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता के द्वारा हाल में उद्घाटित रोबोट पनडुब्बी का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? Which of the following is the main objective of recently unveiled robot submarine by the Australian researchers? क्या निम्न में से क्या उद्देश्य बताना है आपको? और उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो उद्देश्य है ग्रेट बैरियर रीफ को उजाड़ने वाली परभक्षी स्टारफिश का शिकार कर उन्हें मार डालना। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, अगला पार्ट है तार्किक योग्यता का, रीजनिंग एबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके रीजनिंग के, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन हर सेक्शन के रखे जाते हैं। अब देखो, किसी व्यवस्था में मित्रों का एक समूह बैठा है, प्रत्येक मित्र किसी षड्भुज के एक कोने पर बैठा है। नरेश सुशांत के सामने बैठा है, प्रियंका सोनाल के ठीक समीप बैठी है, कविता सोनाल के सामने बैठी है, पर वह नरेश के ठीक समीप नहीं बैठी है। मधुर और सुशांत के बीच एक व्यक्ति बैठा है, प्रियंका तथा नरेश के बीच कौन बैठा है या बैठी है? इसको आप सोल्व कर लेंगे, मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आएगी सोल्व करने में, क्योंकि सोल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका सी आ जाएगा, सोनाल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32वां, निम्नलिखित में से उस सही विकल्प को चुनना है जिससे संख्या पूरी होती है, श्रेणी पूरी होती है। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ 1 है, यहाँ 13 है, यहाँ 33 है, यहाँ 61 है, यहाँ 97 है, यानी 1, 13, 33, 61 और 97। अब सीरीज को पूरी करने के लिए
आगे जो वर्ड रखा जाएगा वो रखा जाएगा 141। क्या रखा जाएगा? 141। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा 33वां, सॉरी। नीचे अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 समूह किसी तरह एक समान है, जबकि एक समूह भिन्न है। भिन्न समूह को पहचानना है आपने। 4 ग्रुप्स ऑफ लेटर आर गिवन below, out of which 3 are alike in a certain way while one is different. Choose the odd one. एक अलग जो है उसको आपने चूज करना है। आप देखिए, GILPU, JLOSX, EGJMP और ACFJO, ये डिफरेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34वां। रोहित उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर चलता है। रोहित जो है वो नॉर्थ की तरफ, कोई भी पॉइंट आप बना लीजिए, आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो आपका यहाँ आ जाएगा। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। रोहित उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तब वह दाएं मुड़ता है। अपने दाएं, जहां भी वो गया है, यहां पर चल के वो कहां मुड़ेगा? दाएं मुड़ेगा, और 7 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 7। तब वह दाएं मुड़ता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है? 4 में। इस तरीके रहेगा। अंत में वह बाएं मुड़ता है, फिर वो वापस इधर मुड़ेगा और 1 किलोमीटर तक चलता है। अब रोहित अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? डायरेक्शन आपको बतानी कुछ भी मुश्किल नहीं है। डायरेक्शन वाले, दिशा वाले क्वेश्चन जो है ना, वो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। इनको आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। साउथ ईस्ट जो है वो आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35वां 35। निम्न में से उस एक विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। एक विकल्प चुनना है जो दिए गए अन्य 3 विकल्पों से अलग है। अब कौन सा विकल्प जो है वो अलग है? 1, 2, 3, 4। अब देखिए 1, A, B, C, D। कौन सा विकल्प दिए गए विकल्पों से अलग है, ये आपको देखना है। Q, OQX, QOQX, यस, मुझे ये लग रहा है भाई, आप देख लेना सोल्व करके। बी, सी इज राइट, थर्ड इज राइट आंसर, बी अलग है। क्वेश्चन नंबर 36वां। किसी कागज को निम्न प्रश्न पत्रों के अनुसार मोड़कर छेदा गया है। कागज को खोलने के पश्चात नीचे दिए गए उत्तर चित्रों में से किस प्रकार का चित्र जो है वो दिखाई देगा? ये चित्र जो है वो किस प्रकार का दिखाई देगा? ये चित्र जो है आपका इस टाइप का दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 37। यदि x जोड़ को, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना आप लोग, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको थोड़ा पेपर पे करके देखना पड़ेगा। आंसर मैं आप लोगों को दे सकता हूं, और बाकी जो चैप्टर जब करवाएंगे ऑनलाइन क्लास में तो सर आपको करवाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। 38वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ऑरेंथोलॉजी पक्षी से संबंधित है? मनुष्य जो है वो ऐसे ही संबंध है उससे जैसे ऑरेंथोलॉजी पक्षी से संबंधित है। ऑर्थोलॉजी का पक्षी से जो संबंध है वो मनुष्य का संबंध किसके साथ है? एंथ्रोपोलॉजी के साथ होगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 39। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, ये आपको बताना है। अब ट्रायंगल की बात रहेगी तो इसमें 1 2 3 4 5, क्योंकि हर किसी से इधर 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 से अलग 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 काफी सारे बन जाएंगे भाई। आंसर आपका 32 आएगा। क्वेश्चन नंबर 40। किसी कुट भाषा में ट्रायंगल को FKHMBHSS लिखा गया है, तो इस कुट भाषा में कंप्यूटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? इस कुट भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखेंगे आप लोग? फोर्थ आंसर आएगा। अगला सेक्शन देखिए। अगला सेक्शन कंप्यूटर का है भाई, कंप्यूटर लिटरेसी का, क्योंकि हर सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर के क्वेश्चन भी होंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट तथा अलीबाबा किसके उदाहरण हैं? अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड अलीबाबा आर एग्जांपल ऑफ, ये किसके एग्जांपल हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट है भाई। अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा वगैरह ई कॉमर्स वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 42। MICR स्टैंड फॉर, MICR जो है उसका अर्थ बताएं, किसके लिए स्टैंड करता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट पेयरिंग?
कौन सा विकल्प सही युग्म को निरूपित करता है, ये आपको बताना है। युग्म कौन सा सही युग्म को निरूपित करता है? एमएस वर्ड, बुक राइटिंग, एमएस एक्सेल, डिलीवरिंग लेक्चर, एमएस पावर पॉइंट, अकाउंटिंग। अब देखिए कौन सा युग्म सही विकल्प को निरूपित करता है। सही विकल्प की अगर इसमें बात करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, थर्ड वाला आएगा या फोर्थ वाला आ जाएगा? नहीं, एमएस वर्ड थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे थर्ड आंसर आ जाएगा। ए के साथ वन आ जाएगा, बी के साथ ये आ जाएगा और इसके साथ ये आ जाएगा। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, किसी प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? किसी कंप्यूटर की आउटपुट गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? ये मूल्यांकन जो है वो डॉट प्रति वर्ग इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच। क्वेश्चन नंबर 45, ओसीआर इज द एक्रोनिम फॉर। ओसीआर किसका संक्षिप्त रूप है? ओसीआर जो है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? मैकेफी है, ट्विफकील है, एप्रोट है, पाइथन नहीं है। पाइथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, द फ्रेज बर्न द सीडी मीन्स। बर्न द सीडी वाक्यांश का अर्थ आपको बताना है। सीडी पर नया डाटा लिखना, राइट न्यू डाटा ऑन सीडी। क्वेश्चन नंबर 48, लाइट पेन है। लाइट पेन इज एन या ए। लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 49, ए गेटवे इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑफ। गेटवे का उपयोग कौन से कंप्यूटर को संबंध करने के लिए होता है? आंसर है दो या अधिक भिन्न कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के, टू और मोर डिफरेंट कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 50, फाइबर ऑप्टिक केबल इज यूज्ड फॉर। फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग किसके लिए होता है? उच्च गति पर डाटा संचरण के लिए, ट्रांसमिटिंग डाटा एट हाई स्पीड। क्वेश्चन नंबर है आपका, नेक्स्ट सेक्शन है आपका एजुकेशन वाला, शिक्षा से रिलेटेड। पार्ट 3 में आपका आता है ये। यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आपके लिए होंगे, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के संदर्भ में धन पाठ्य चर्चा का अर्थ बताएं। पल्स करिकुलम इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट मीन्स। आपको अर्थ बताना है और इसका अर्थ रहेगा सह गतिविधियां एवं अनुभव जो स्वयं में सार्थक हैं किंतु पाठ्य चर्चा में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, पाठ्य चर्चा सहगामी गतिविधियों को आयोजित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलम एक्टिविटीज इज टू। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसके पीछे? इसके पीछे मुख्य उद्देश्य होता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बालकों को व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर देना, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के चांस उनको मुहैया करवाना। क्वेश्चन नंबर 53, विच टाइप ऑफ करिकुलम इज लिस्ट फॉर्मल इन नेचर। किस प्रकार की पाठ्य चर्चा प्रकृति में न्यूनतम औपचारिक होती है? न्यूनतम औपचारिक होती है भाई एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। जो गतिविधि केंद्रीय पाठ्य चर्चा है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 54, एक आंकलन विधि जिसमें विद्यार्थी को अपने प्रदर्शन पर सही अवसर पर प्रतिपुष्टि दी जाती है, इकाई विषय के अंत में नहीं, उसे कहते हैं। इज एन असेसमेंट प्रोसीजर द स्टूडेंट्स गेट्स ए फीडबैक ऑन हिज हर परफॉर्मेंस एट द राइट मोमेंट एंड नोट एट द एंड ऑफ यूनिट टॉपिक इज नोन एज। उसको क्या जाना जाता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम हेतु आंकलन उसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 55, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से विषय है। जो सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट इज एजेंशियली ए मैटर ऑफ। किस चीज का ये मैटर बनता है? सोशल डेवलपमेंट जो है वो सामाजिक कर्म के साथ किसी के उद्देश्यों का एकीकरण का है।
द इंटीग्रेशन ऑफ वंस purpose with those of the social order. क्वेश्चन नंबर 56. इन प्रैक्टिस द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज टू गिव एन इंडेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. व्यवहार में बुद्धि परीक्षणों का सबसे बड़ा योगदान होता है कि वे सूचक होते हैं किसी व्यक्ति की. किस चीज के सूचक होते हैं? शैक्षणिक अक्षमता के, एजुकेशनल पोटेंशियलिटी के. क्वेश्चन नंबर 97. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन. कौन सा अपंग बालकों हेतु सहायक प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं है? यह विकलांगता वाली परिस्थिति को दूर कर सकती है. इट कैन रिमूव द हैंडीकैपिंग कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 58. यदि एक वितरण में थोड़े ही ऊंचे स्कोर हैं, तब निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप उपयोग करना उपयुक्त होगा? If a distribution has a few very high score, which of the following measure of central tendency would be more appropriate to use? क्या रहेगा आंसर? आंसर रहेगा माध्यिका, जिसको मेडियन बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 59. एक शिक्षण सत्र के दौरान बालक के वर्तमान प्रदर्शन सत्र को उपयुक्त बनाने की हेतु प्रस्तुत की गई सहायता के साथ तालमेल बैठाने को क्या कहते हैं? एडजस्टिंग द सपोर्ट ऑफर्ड ड्यूरिंग ए टीचिंग सेशन टू फिट द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज टर्म्ड एज. उसको क्या कहा जाएगा? उसको आप लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं. उसको आप स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी पकड़ संरक्षण कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 60. ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये केवीएस 2018 का जो प्रिंसिपल का पेपर था उसके क्वेश्चन है सारे के सारे, और ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं. और ये आपको पहले भी मैंने बताया था कि 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल यानी नोट्स कोरियर से भेजते हैं पूरे भारत में. चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली प्रिंसिपल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सब लेवल के नोट्स हमारे होते हैं. यूजीसी नेट के भी हम लोग नोट्स आपको कोरियर से देते हैं, तो उनको भी ऑर्डर कर लीजिए और सिलेक्शन लीजिए फटाफट. क्वेश्चन नंबर 60. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है. कथन बताना कौन सा सत्य है. सभी कक्षागत परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध होते हैं. ऑल क्लासरूम टेस्ट आर रिलायबल एज वेल एज वैलिड. एक विशेष परीक्षण जब किसी एक उद्देश्य हेतु वैध होता है, तब ये दूसरे उद्देश्य हेतु भी वैध होता है. गलत हो जाएगा. विश्वसनीय होने हेतु एक परीक्षण को वैध होना चाहिए. गलत हो जाएगा. वैध होने हेतु एक परीक्षण को अनिवार्य रूप से विश्वसनीय. देखो, ए टेस्ट मस्ट बी रिलायबल इन ऑर्डर टू बी वैलिड. ये आपका रहेगा. वैध होने हेतु एक परीक्षण को अनिवार्य रूप से विश्वसनीय होना चाहिए. कोई भी चीज अगर रिलायबल होना चाहती है या वैलिड होना चाहती है तो उसको रिलायबल होना पड़ेगा. अगर वो रिलायबल नहीं है तो इसका मतलब वो वैलिड भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर आपका 61. आनुवांशिकता किस सीमा तक विकास को प्रभावित करती है? क्वेश्चन नंबर 61 है, टू व्हाट एक्सटेंट हेरिडिटी अफेक्ट डेवलपमेंट. किस सीमा तक विकास को प्रभावित करती है हेरिडिटी गुण जो है, आनुवांशिकता जो है बच्चे की, वो किस सीमा तक प्रभावित करती है? आनुवांशिकता विकास पर प्रभाव डालती है यदि पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों के सापेक्ष. हेरिडिटी अफेक्ट डेवलपमेंट सब्जेक्ट टू एनवायरमेंटल वेरिएशंस. ये सिर्फ इसी हद तक जो है वो प्रभाव डालती है. सॉरी यार. क्वेश्चन नंबर है 62. सूची 1 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम घोषणा दिए गए हैं. लिस्ट ए में द नेम ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्ट दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में इन अधिनियमों घोषणाओं के वर्ष दिए गए हैं. देख लीजिए, लिस्ट ए इधर है, लिस्ट बी इधर है. अपंग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजेबल्ड पीपल, सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, पीडब्ल्यूडी अधिनियम, पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरसीआई एक्ट, आरसीआई अधिनियम. अब आपको मिलान करना है. इसमें बिल्कुल सिंपल, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है. इसने कहा कि आप मिलान कीजिए. अगली तरफ, इस तरफ इनकी डेट्स हैं, ईयर्स दिए गए हैं, और इधर जो एक्टिविटीज हैं, आपकी घटनाएं जो हैं वो दी गई हैं. अब मिलान आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो देखो होना चाहिए.
अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो बात बन जाने वाली है। जैसे अपंग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजेबिलिटी पीपल जो है वो 1986, यानी ए का थर्ड के साथ है। अब ए थर्ड में कहाँ है, ये जो ये ए लाइन है इसके नीचे थर्ड देखिए कहीं है क्या, या फोर, सॉरी फोर है क्या कहीं, यहां पर देखिए फोर कहीं है क्या, यहां पर फोर सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ पर जो फोर है वो सिर्फ एक ही जगह है, ये सी में है और कहीं है ही नहीं, सिर्फ यही है। तो आपका आंसर ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली बार में पकड़ में आ जाएगा, कभी कभी दूसरी बार में आता है लेकिन यहाँ पहली बार में पकड़ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, द आइडिया ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डजंट इम्प्लाई, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के विचार में अंतर्निहित नहीं होता है। क्या अंतर्निहित नहीं होता है? औद्योगिक क्रांति के बाद केवल शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर एजुकेशन ओनली। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तरवर्ती अधिगम द्वारा पिछले अधिगम में हस्तक्षेप की सक्रिय प्रक्रिया को सामान्य जाना जाता है। द एक्टिव प्रोसेस ऑफ इंटरफेरेंस इन प्रीवियस लर्निंग बाय सब्सिक्वेंट लर्निंग एज इज जनरली नोन एज, क्या जाना जाएगा? इसको आप लोग रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन बोलते हो, पूर्वलक्षी अवरोध कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, गैर निर्देशित परामर्श में परामर्शदाता, इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग द काउंसलर, क्या कहेंगे? गिवन एडवाइस एज पर हर हिज टेम्परामेंट, अपने स्वभाव के अनुसार सलाह देता या देती है। क्वेश्चन नंबर 66, प्राथमिक विभाग की कक्षाओं 1 से 5 तक यदि बच्चों की संख्या 160 है तो आरटीआई एक्ट 2009 के अंतर्गत कितने अकादमिक स्टाफ की आवश्यकता होगी? ये कहते हैं कि इफ द स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेक्शन क्लास 1 to 5th इज 160 चिल्ड्रन एज पर आरटीई एक्ट 2009, व्हाट शैल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द एकेडमिक स्टाफ, कितनी होगी? तो आंसर आ जाएगा 5 शिक्षक एवं 1 मुख्य शिक्षक, 5 टीचर्स प्लस 1 हेड टीचर। ये आपको याद रखना है भाई, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67, शिक्षण में बहुसंचार यानी मल्टीमीडिया उपागम की प्रभावशीलता का उत्तर दिया जा सकता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच इन टीचिंग कैन बी आंसर्ड थ्रू, ये मैं दोनों मीडियम के इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश के वर्ड बहुत जरूरी पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल हिंदी में काम आपका नहीं चलने वाला है। और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी कभी कभी कुछ शब्द जो है वो इतना परेशान कर देगा इंग्लिश का, क्योंकि कोई देखो महासागर है, महासागर होती है लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि आप उसमें परफेक्ट होंगे, कितने भी तुर्रमखार आप क्यों ना हो, ये बिल्कुल याद रखना है। तो कभी कभी आपका इंग्लिश का जो स्टेटमेंट है वो आपको परेशान कर देगा किसी वर्ड की वजह से, तो हिंदी का पोर्शन जो है हो सकता है क्वेश्चन को पढ़ने में आपको थोड़ा बहुत हिंट लिख जाए, और हिंट मिल गया तो आंसर सोल्व हो जाएगा, हिंट नहीं मिला तो आंसर क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए इस चीज को आपको ध्यान बिल्कुल लेकर चलना है, अवॉइड नहीं करना किसी चीज को, ये हमारा कहने का मतलब है। अवॉइड करेंगे तो अपनी एग्जाम और सिलेक्शन आपको अवॉइड करेगा ही करेगा। देखो, द इफेक्टिवनेस ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच इन टीचिंग कैन बी आंसर्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, परीक्षण के द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 68, श्रीमती कंवर अपने विद्यार्थियों को दावत या अतिरिक्त मध्यावकाश समय के वादों के साथ पुरस्कृत नहीं करती है, अपने विद्यार्थियों में वह निम्न में से किस प्रकार का अभिप्राय प्रोत्साहित कर सकती है? मिसेज कंवर डजंट अवॉर्ड हर स्टूडेंट विद ट्रीट्स और प्रोमिसेस ऑफ एक्स्ट्रा रिसर्च टाइम, which one of the following type of motivation is she likely to encourage in her student? किस तरीके का? आंसर आ जाएगा आपका इंट्रिंसिक, आंतरिक में। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस परिस्थिति में अधिगम के रूप में आकलन संभव है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन असेसमेंट एज लर्निंग इज पॉसिबल? सहयोगी अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर आपका 70वां, संयोजनवादी दृष्टिकोण अधिगम को मान्यता देता है। द कनेक्शनिस्ट व्यू पॉइंट रिकॉग्नाइज लर्निंग एज बॉन्ड इंफॉर्मेशन, बंद निर्माण के रूप में भी। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचा एनसीएफ 2005 के अनुसार किस अवस्था पर आकलन पूर्ण रूप से गुणात्मक होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, एट विच स्टेज द असेसमेंट मस्ट बी प्योरली क्वालिटेटिव, किसके ऊपर? ईसीसीई एंड क्लास 1 एंड 2 ऑफ द एलिमेंट्री स्टेज, पूर्व प्राथमिक शिक्षा
ईसीसीई तथा प्रारंभिक सत्र की कक्षाएं 1-2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, माध्यमिक महत्व का सिद्धांत क्या अनुबंधित करता है? व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडी स्टिपुलेट? किस चीज को? आंसर आ जाएगा व्हाट कैन बी डन बेस्ट एट पार्टिकुलर लेवल शुड बी डन एट दैट लेवल एंड नॉट एट हायर लेवल। ये कहता है कि किसी विशेष स्तर पर जो सबसे अच्छा किया जा सकता है ना, उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि उच्च स्तरों के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसको आप सबसे ज्यादा हद तक मानसिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा से जोड़ते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू एसोसिएट टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट विद द एजुकेशन ऑफ द मेंटली रिटार्डेड? एम आर क्रिस्टाइन इनग्राम, क्रिस्टीन इनग्राम को। क्वेश्चन नंबर आपका 74, निम्न में से पाठ्य चर्चा की सर्वाधिक रूप से व्यापक परिभाषा कौन सी है? विच वन ऑफ द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ करिकुलम कौन सी होती है? लर्निंग फ्रॉम ऑल डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल एक्सपीरियंस इन द स्कूल, विद्यालय में सभी वांछनीय एवं अवांछनीय अनुभव से अधिगम। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से संकलित आकलन की क्या विशेषता नहीं है? संकलित विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समेटिव असेसमेंट? क्या विशेषता नहीं है? क्या विशेषता आकलन की, संकलित आकलन यानी समेटिव असेसमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता नहीं है, ये बताना है। ग्रेड्स डू नॉट कैरी मच वेट, ग्रेड्स का अधिक महत्व नहीं रखना। क्वेश्चन नंबर 76, अनुदेशात्मक योजना किसके लिए होती है? फॉर हुम एन इंस्ट्रक्शनल प्लान इज मींट फॉर, इंस्ट्रक्शन प्लान जो है वो किसके लिए होता है, ये आपसे पूछ रहा है। टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशनल प्लानर, शिक्षकों, विद्यार्थियों और शैक्षणिक योजनाकारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? नवाचार शैक्षणिक प्रौद्योगिकी निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं हो सकती है? कौन सी नहीं हो सकती है? कम लागत, लो कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 78, क्लासरूम ट्रांजैक्शंस कैन बी बेस्ट इम्प्रूव्ड बाय, कक्षा संचालन को सर्वोत्तम रूप से सुधारा जा सकता है किसके द्वारा? शिक्षकों में स्व अनुवीक्षण की भावना भरने द्वारा। इंस्टॉलिंग सेल्फ मॉनिटरिंग अमंग टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, कक्षा 10th एवं 12th की पब्लिक परीक्षाओं में गणित और अंग्रेजी विषयों में परीक्षा के संदर्भ में एनसीएफ 2005 की मुख्य अनुशंसा क्या है? व्हाट इज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 with regards to examination in subject of mathematics and English of class 10th and 12th public examination? थर्ड क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, these should be examined at 2 level, standard and higher level, 2 सत्रों पर इनमें होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए मानक और उच्चतम सत्र के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80, 50 विद्यार्थियों के कक्षा में एक प्रश्न का 40 विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया, इस प्रश्न का कठिनता मान बताओ। ये कह रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 50 ए क्वेश्चन वाज करेक्टली आंसर्ड बाय 40 स्टूडेंट, द डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन इज। 50 विद्यार्थी कक्षा में हैं, एक प्रश्न का 40 विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है और 10 ने गलत आंसर दिया है, तो उस प्रश्न की जो कठिनता है, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो आपको बताना है। उसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो क्या रहेगा? 20 रहेगा। ये निकालना सीखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 81, एक व्यवस्थित चरण दर चरण सब अनुदेशात्मक कार्यक्रम जो निश्चित व्यवहार का अधिगम सुनिश्चित करता है वो क्या कहलाता है? ए सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप सेल्फ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एम टू इंश्योर द लर्निंग ऑफ स्टेटेड बिहेवियर इज नोन एज। इस बिहेवियर को क्या कहा जाएगा? प्रोग्राम्ड लर्निंग कहेंगे, अभिकर्मित अधिगम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक सत्र पर कितना शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए? ये कहता है कि आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार व्हाट शुड बी द टीचर पीपल रेशियो एट अपर प्राइमरी स्टेज? क्या रेशियो होना चाहिए? ये रेशियो जो है वो 1/30 का होना चाहिए, 1:30। क्वेश्चन नंबर आपका 83, एक प्रश्न जिसमें पूछा जाता है कि कौन सी नीति सर्वाधिक संख्या हेतु सर्वाधिक कल्याण का परिणाम देगी?
यह संज्ञानात्मक क्षेत्र के ब्लूम के वर्गीकरण की निम्न श्रेणियों में किससे संबंध रखता है? A question that read at which policy will result in the greatest good for the greatest number relates to which of the following categories in Bloom taxonomy of cognitive domain? आंसर आ जाएगा आपका इवेल्युएशन, मूल्यांकन, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व की रचना जानने हेतु एक व्यक्तिगत सामाजिक सामंजस्य सूची का प्रयोग किया जाता है। इस सूची तो निम्न में से किस वैधता प्रमाण की आवश्यकता होती है? टू नो द कंपोजिशन ऑफ ए स्टूडेंट पर्सनालिटी, ए पर्सनल सोशल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटी एविडेंस इज नेसेसरी फॉर दिस इन्वेंटरी? क्या? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, संरचना वैधता होती है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रचलित भारतीय कक्षा तंत्र में निम्न में से कौन सा सरलतम रूप से उपलब्ध अधिगम संसाधन है? Which of the following is an easiest available learning resource in existing Indian classroom system? कौन सा है? टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक सबसे सरलतम रूप है पाठ्य पुस्तक आपके पास। क्वेश्चन नंबर 86, निबंधों को ग्रेड करने में एक अच्छा पहला चरण होता है। ए गुड फर्स्ट स्टेप इन ग्रेडिंग एसेज इज टू, कौन सा चरण होता है? कंस्ट्रक्ट ए सेट ऑफ स्कोरिंग क्राइटेरिया और ए रूब्रिक, मानदंड प्रबंध लेखन का एक सेट या एक शीर्षक बनाना, रूब्रिक। 87, सामान्य बालकों के मुकाबले निम्न में से किस क्षेत्र में बधिर बालक सर्वाधिक सापेक्षिकहीनता दर्शाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डू deaf children tend to show the greatest relative inferiority to normal children? कौन से में? आंसर आ जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 88, अर्थपूर्ण सामग्री के तत्परता से सीखने का मूल कारण बताओ। द बेसिक रीजन व्हाई मीनिंगफुल मटेरियल इज लर्नड रैपिडली इज दैट, क्या कारण होगा? इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस लर्निंग ऑफ द लर्नर एक्सपीरियंस, यह अधिगमकर्ता के पिछले अधिगम से संबंधित होता है, अनुभव से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 89, कुछ विश्वविद्यालयों ने स्नातक विद्यालयों से किसी 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की समाप्ति पर सभी पेपरों में केवल एक बार फाइनल परीक्षा देने को कहा। यह किसका उदाहरण है? सम यूनिवर्सिटीज डिमांडेड द ग्रेजुएट स्टूडेंट टू अपीयर इन फाइनल एग्जामिनेशन इन ऑल पेपर्स ओनली वंस एट द एंड ऑफ ए 3 years डिग्री कोर्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह किसका एक उदाहरण है? यह समेटिव इवैल्यूएशन का उदाहरण है। यह समेटिव इवैल्यूएशन यानी समाकलित मूल्यांकन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 90, कार्य के एक व्यवस्थित संकलन में प्राय प्रगति पर कार्य संशोधन, विद्यार्थी का सब विश्लेषण है, विद्यार्थी ने जो सीखा है उस पर मनन को अक्सर सम्मिलित किया जाता है, इसे बेहतर रूप से कहा जाता है। ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ वर्क ऑफन इंक्लूड वर्क इन प्रोग्रेस, रिवीजन, स्टूडेंट सेल्फ एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन ऑन what student has learned is better described as, क्या? आंसर आ जाएगा पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर है आपका 91, 91वां क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए पाठ योजना का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ लेसन प्लान फॉर ए टीचर? एक टीचर के लिए लेसन प्लान या पाठ योजना का क्या उपयोग है? इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, मेथड एंड इवेल्युएटिंग स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग इन एडवांस। यह पहले से ही अधिगम हेतु विषय वस्तु यानी पद्धति और मूल्यांकन रचना कौशलों के व्यवस्थित रूप से आयोजन करने में मदद करते हैं। यानी सिंपल है, अगर लेसन प्लान का उपयोग पूछा जाए तो वो सबसे जरूरी है कि आपका जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करेगा, मेथड को ऑर्गेनाइज करेगा और इवेल्युएट करेगा स्ट्रेटजी को सीखने के लिए। अच्छे तरीके से आप लोग लेसन प्लान के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, स्वदेशी शिक्षण सहायक सामग्री की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिजिनियस टीचिंग एड्स? कौन सी विशेषता नहीं है स्वदेशी शिक्षण सहायक सामग्री की? केवल घरेलू सामग्री द्वारा विकसित होना, डेवलप्ड थ्रू हाउस होल्ड मटेरियल ओनली। क्वेश्चन नंबर 93, शिक्षण एवं अधिगम में सॉफ्टवेयर उपागम जो व्यवहार गढ़ने हेतु प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? द सॉफ्टवेयर अप्रोच इन टीचिंग एंड लर्निंग टू शेप बिहेवियर
इज टर्म्ड एज, उसको क्या कहेंगे, किस टर्म, कौन सी टर्म उसके लिए यूज हो जाती है, उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 94, जिस प्रशासन में सर्वोत्तम संगठनात्मक वातावरण पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? द बेस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कैन बी फाउंड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव विच इज करेक्टराइज्ड एज, उसको क्या कहेंगे? उसको आप लोग पार्टिसिपेटरी कहेंगे, उसको सहभागीकारी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, अधिगम के एक स्रोत के रूप में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अध्यापकों के मध्य इतनी अधिक वांछनीय नहीं है। इंफॉर्मेटिव एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज ए सोर्स ऑफ लर्निंग डज नॉट फाइंड मच बिहेवियर विद टीचर्स बिकॉज, क्यों नहीं है? क्योंकि इट डिमांड्स ए मिनिमम ऑफ टेक्निकल नो हाउ टू वर्क विद, इससे कार्य करने हेतु एक न्यूनतम तकनीकी जानकारी की मांग करती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 96, एक शिक्षक शिक्षिका कुछ शीर्ष विद्यार्थियों का चयन करना चाहता है जिन्हें एक विशेष कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है। प्रयोग हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इफ ए टीचर वांट्स टू सेलेक्ट टॉप फ्यू स्टूडेंट्स दैट कैन बी एडमिटेड टू ए स्पेशल प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू यूज? आंसर आ जाएगा नॉर्म रेफर टेस्ट, मानक संदर्भ परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 97, प्रभावी रूप से विद्यालय चलाने के लिए उपयुक्त संसाधनों की पहचान हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्या बात होती है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर रनिंग द स्कूल इफेक्टिवली? नीड असेसमेंट, आवश्यकता आकलन। क्वेश्चन नंबर है आपका 98, सतत एवं समग्र मूल्यांकन द्वारा तात्पर्य है? Continuous and comprehensive evaluation (CCS) implies cumulative assessment of all learning activities throughout the year, वर्ष भर की गई सभी अधिगम गतिविधियों का संचयी आकलन। क्वेश्चन नंबर 99, पुस्तकालय के प्रयोग को सप्ताह में केवल एक कालांश तक सीमित करने की सबसे बड़ी हानि क्या होती है? What is the greatest disadvantage of restricting the use of library to one period a week? Seldom allows children to cultivate a taste for reading. यह बालकों में पढ़ने की सुरुचि टेस्ट को विरले ही संभव बनाता है। 100वां क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक अधिगम का शक्तिशाली स्रोत हो सकती है यदि टेक्स्ट बुक कैन बी ए स्ट्रॉन्ग सोर्सेज ऑफ लर्निंग इफ, अगर its content is discussed with example in an interesting manner। क्वेश्चन नंबर 101 यानी एडमिन फाइनेंस का पहला क्वेश्चन, एट विच रेट ट्रेवलिंग अलाउंस इज एडमिजिबल टू ए किडनी डोनर हु हिमसेल्फ इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट? गुर्दा दान करता जो स्वयं एक सरकारी कर्मचारी है किस दर पर यात्रा भत्ते का वो हकदार होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए, दानकर्ता सरकारी कर्मचारी को अनुप्रयोज्य यात्रा भत्ता, दान देने वाले सरकारी कर्मचारी को अनुप्रयोज्य यात्रा भत्ता, या फिर ए और दो में से उच्चतर यानी हायर, या फिर ए और दो में से लोअर, क्या मिलेगा ये आपको देखना है। टीए एट द रेट्स एप्लीकेबल टू द ओनर गवर्नमेंट सर्वेंट, ये आपका आंसर रहेगा फर्स्ट वाला, यानी दानकर्ता सरकारी कर्मचारी को अनुप्रोज्य यात्रा भत्ता, टीए एट द रेट एप्लीकेबल टू द डोनर गवर्नमेंट सर्वेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप लोगों की अलग राय हो सकती है भाई, क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंट और ओवर इंटेलिजेंट भी मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों की अलग राय हो सकती है, लेकिन हम इनको इस तरीके से सोल्व करेंगे कि कोई दिक्कत ना रहे। क्वेश्चन नंबर 102, इफ एन एसएससी डिपेंडेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजेबिलिटी एन अमाउंट ऑफ, यदि किसी करदाता का आश्रित गंभीर उपंगता से ग्रसित है तो निम्न में से वित्त अधिनियम 2018 के अंतर्गत कितनी रकम उसकी कराधीन आय से घटाई जा सकती है? इज डिडक्टेबल फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम एज पर फाइनेंस एक्ट 2018। 50,000, 75,000, 7.5 ऑफ टैक्सेबल इनकम या 1,25,000। तो ऐसी स्थिति में जो आपका आंसर होगा वो रहेगा 1,25,000, 1,25,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, तीसरा क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स
ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट। इनमें से कौन सी छुट्टी पर होते हुए सरकारी कर्मचारी जो वीआरएस है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो होती है, जिसको वॉलंटरी रिटायरमेंट बोलते हैं, वीआरएस बोलते हैं, वो नहीं ले सकता? किस प्रकार की छुट्टी पर होते हुए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो वीआरएस नहीं ले सकता? कौन सी छुट्टी पर होते हुए? कैजुअल लीव पर, आकस्मिक अवकाश पर ले सकता है भाई, ईएल के ऊपर ले सकता है, अर्जित अवकाश पर, एसपीएल पर भी ले सकता है। तो जो कम्यूटेड लीव होती है, जो सीएल होती है, जिसको आप लोग परिवर्तित अवकाश बोलते हो, कम्यूटेड लीव को, इसके ऊपर जो होते हुए है वो वीआरएस नहीं ले सकता। परिवर्तित अवकाश या कम्यूटेड लीव के ऊपर होते हुए वीआरएस एक सरकारी कर्मचारी नहीं ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 104, which of the following is not correct with regard to the complaints committee for prohibited of sexual harassment of working women? कामकाजी महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न का निषेध से संबंधित शिकायत समिति के बारे में क्या सही नहीं है? सही क्या है, क्या नहीं है, वो आपको बताना है। जो सही है वो बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके बच जाने वाले हैं। देखिए, इट शुड मेक ए मंथली रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसर्न्ड ऑफ द कंप्लेंट्स एंड एक्शन टेक ऑन इट। यह समिति संबंधित सरकारी विभाग को शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही पर मासिक रिपोर्ट भेजेगी। यह सही नहीं है। इसकी अध्यक्ष एक महिला हो। इट शुड बी हेडेड बाय ए वुमन, बिल्कुल, क्योंकि मामला ही ऐसा है तभी न्याय हो पाएगा। नॉट लेस देन हाफ ऑफ इट्स मेंबर शुड बी वुमन, कम से कम आधे सदस्य महिला होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इट शुड इन्वॉल्व ए थर्ड पार्टी इज एनजीओ इज फैमिलियर विद द इश्यू ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें ऐसा तृतीय पक्ष जैसे कि असरकारी संस्था, एनजीओ वगैरह हो जो यौन उत्पीड़न के विषय में जानकारी रखता हो। महिला अध्यक्ष होनी चाहिए, कम से कम आधे सदस्य महिला होने चाहिए, और ऐसा एनजीओ वगैरह इसमें शामिल हो जो इस बात की जानकारी रखता हो। ये सारे के सारे तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं, और ये वाला गलत था। तो यहाँ आपका गलत पूछा गया, इसने ठीक नहीं पूछा गया, तो ए आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर आपका 105, हाउ मच एडवांस ऑफ अप्रूव्ड CGHS पैकेज रेट्स इन is admissible to government servant under CSMA rules and CGHS rules for all indoor treatment subject to prescribed conditions। सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय सेवा यानी चिकित्सा परिचर्चा नियमों एवं केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत सभी भर्ती उपचार हेतु अनुमोदित संपुट दर का कितना अग्रिम स्वीकार्य होता है? 100%, 75%, 50% या 90%? 90% जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कई सारी पीडीएफ है, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस की, सिविल एंड एकेडमी की, एजुकेशन साइकोलॉजी की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, बहुत सारी पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और मटेरियल तो ऑल ओवर इंडिया में आपको हम भेज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस? वस्तु एवं सेवा कर की परिभाषा से निम्नलिखित में से क्या अपवर्जित है? टेलीफोन सर्विस, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या सेल ऑफ लैंड? वस्तु एवं सेवा कर की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या अपवर्जित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ GST, गुड एंड सर्विस टैक्स? अब देखो, इसमें ऑप्शंस क्या हो सकता है? टेलीफोन सर्विस नहीं रहेगा, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन में ये भी नहीं होगा, तो सेल ऑफ लैंड जो है, भूमि विक्रय जो है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, द कंबाइंड टोटल पीरियड ऑफ मेडिकल अटेंडेंस बाय ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट स्पेशलिस्ट शुड बी ऑल ज्वाइंटली बी लिमिटेड टू 3 days, 30 days, 10 days, 5 days। प्राधिकृत चिकित्सक विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा की संयुक्त समयावधि निम्न में से कितनी सीमाबद्ध की गई है? कितने को लिमिट किया गया है, लिमिटेड किया गया है? तो आंसर आ जाएगा आपका 10 days यानी 10 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 108, मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे होते हैं, और थोड़ा सा, चाहे कोई कितना भी बड़ा अंग्रेज क्यों ना हो भाई, इंडिया में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती है, ये हम भी मानते हैं, और अगर आप वो नहीं है तो फिर आप इसको माइंड बिल्कुल ना करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद प्रीवियस सेक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी।
कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय निर्धारित प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना के निम्नलिखित नहीं करेगा। सेल एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एनी फॉरेनर, किसी विदेशी को अचल संपत्ति नहीं बेचेगा। एक्वायर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, देश से बाहर कोई अचल संपत्ति अर्जित नहीं करेगा, खरीदेगा नहीं। डिस्पोज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, देश से बाहर अचल संपत्ति विक्रय नहीं करेगा। और एक्वायर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति जो वो अर्जित नहीं करेगा। कौन सा सही नहीं है? ये वाला जो है वो सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, बाकी वाले सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 109, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट एमएससीपी, निम्नलिखित में से एमएससीपी के बारे में क्या सही नहीं है? द बेंचमार्क इज गुड अप टू द ग्रेड पे ऑफ RS 7600 लेवल 12 इन पे मैट्रिक्स, इसमें 7600 ग्रेड पे वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 तक मानक गुड है, ये सही नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 110, इलेक्ट्रॉनिक उल्टी नीलामी के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व ऑक्शन, क्या असत्य है ये आपको बताना है। इफेक्टिव कंपटीशन थ्रू एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटिव मार्केट इज एंश्योर्ड, ठीक है। प्रोसेसिंग एंटाइटी शुड हैव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोक्योरमेंट, ये भी ठीक है भाई। उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट शुड नॉट एक्सीड 10 लाख, ये गलत हो जाएगा। आपूर्ति की कुल मूल्य 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर जो वो इसमें ये रहेगा, क्योंकि असत्य इसमें पूछा है इसने। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से किस आदेश पर एक सरकारी कर्मचारी अपील नहीं कर सकता? अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट परमिटेड टू प्रेफर एन अपील, निम्नलिखित जो आदेश दिए गए हैं किसके ऊपर एक सरकारी कर्मचारी जो है वो अपील नहीं कर सकता है? किसके ऊपर? ऐसे आदेश पर जो शासित के रूप में नहीं है, किंतु जो उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुए उसे किसी निम्नतर पद पर परिवर्तित करता है। निलंबन के आदेश पर, किसी शासित में वृद्धि करने वाले आदेश पर, स्थानांतरण के आदेश पर, ये ठीक है भाई। एन ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर, जो ट्रांसफर का ऑर्डर है उसके ऊपर कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपील नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ट्रांसफर तो बिल्कुल होते रहते हैं, तो इसलिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्या यह सच है कि यदि सरकारी कर्मचारी अपना प्रतिरक्षा का लिखित कथन नहीं दे तो अनुशासनिक अधिकारी यदि चाहे तो सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार के किसी लांछन की सत्यता की जांच या तो स्वयं करे या इसके लिए किसी जांच अधिकारी की नियुक्ति करे? Is it true that the disciplinary authority may itself inquire or appoint an inquiry authority if no defense statement is submitted by the charged officer in response to the charge sheet? क्या सही है? जांच अधिकारी नियुक्ति कर सकता है किंतु स्वयं जांच नहीं कर सकता? हाँ, नहीं। या फिर अनुशासनिक अधिकारी जांच कर सकता है किंतु जांच अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकता। अब देखो भाई, इसमें 1 2 3 4, यह सच है कि यदि सरकारी कर्मचारी अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन नहीं दे तो अनुशासनिक अधिकारी यदि चाहे तो सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार के किसी लांछन की स्थिति की जांच या तो स्वयं करे या इसके लिए किसी जांच अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है भाई, बी आएगा आंसर, ध्यान रखना ये जॉब लगने के बाद भी। क्वेश्चन नंबर आपका 113, किसी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारी हेतु प्रथम 8 वर्षों में छुट्टी यात्रा रियायत की पात्रता क्या है? What is the entitlement of a freshly required government servant during first 8 years of service? क्या छुट्टी यात्रा रियायत की पात्रता क्या है ये आपको बताना है। 8 वर्ष में प्रथम 4 अवसरों पर गृह नगर तथा अगले 4 अवसरों पर भारत में कहीं भी, 4 वर्ष के ब्लॉक में 2 अवसरों पर गृह नगर तथा तीसरे चौथे अवसर पर भारत में किसी भी स्थान पर, 4 वर्ष के ब्लॉक में 3 अवसरों पर भारत तक में किसी भी स्थान पर चौथे अवसर पर गृह नगर, 4 वर्ष के ब्लॉक के में 3 अवसर पर गृह नगर और चौथे अवसर पर भारत में कहीं भी। 3 concessions to home town and 4 to anywhere in India in a block of 4 years, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन है आपका 114, इन इंटरनेशनल ट्रैवल एंड ऑफिसर ड्रॉइंग पे इन पे मैट्रिक्स 13 एंड बेलो इज एंटाइटल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास बाय ईयर? वेतन मैट्रिक्स 13 एवं निम्न पाने वाले अधिकारी के प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर किस श्रेणी की पात्रता है? इकोनॉमी श्रेणी पे, इकोनॉमी श्रेणी इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
115। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ओकर इन रिलेशन टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट में अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध से संबंध होने पर यौन उत्पीड़न माना जा सकता है? किसको यौन उत्पीड़न माना जा सकता है भाई? रोजगार में अधिमान्य व्यवहार का वचन, रोजगार में अहितकर व्यवहार की धमकी, इसके मौजूदा या भविष्य के रोजगार प्रतिष्ठा के बारे में धमकी, अपमानजनक आचरण जिसके जिसके उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा के, सभी हैं तो भाई, सभी लग रहे हैं, सभी प्रकार के काम इसमें आ जाएंगे। ABCD, ए आपका आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब सभी होना चाहिए था, बट आपका ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 116, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सर्विस बुक। निम्न में से सेवा पुस्तिका के बारे में क्या ठीक नहीं है? सर्विस बुक के बारे में जब इसने कथन कहे कौन सा ठीक नहीं है? यदि खो जाए तो सरकारी कर्मचारी 50 रुपए देने से पुनः प्राप्त कर सकता है, ठीक है भाई। इफ इट इज लॉस्ट, ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन रिप्लेस इट बाय रीपेमेंट ऑफ 50। आगे जाकर बढ़ सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि 2000 लगभग 20, 30, 50 साल बाद भी आप सेम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, इफ ए पेनल्टी ऑफ विद होल्डिंग of the next increment is imposed for a period of 3 years, how many increment will be withheld? यदि 3 वर्ष के लिए अगली वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति का आदेश होता है तो कितनी वेतन वृद्धि रुकेगी? 3 साल वाले में भाई कितनी वेतन वृद्धि रुकेगी? ये आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक वाले मामले में खिलाड़ी के साथ भी ये मामला इस साल भी चर्चा में रहा था। तो कितने साल की रुक जाएगी? 3 साल की। क्वेश्चन नंबर 118, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स इज नॉट जस्टिफाइड। निम्न में से किस परिस्थिति में सभी बोलियां अस्वीकार करना न्याय संगत नहीं है? न्यूनतम 3 बोलियां प्राप्त नहीं हुई हो, मिनिमम 3 एक्विजिशन वर नॉट रिसीव्ड, आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएडमिसिबल इन ट्रांसफर फॉर शॉर्ट पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। 180 दिन या कम अवधि के अल्प अवधि स्थानांतरण पर निम्न में से क्या अनुज्ञेय नहीं है? क्या नहीं है भाई? एक्चुअल जर्नी टाइम, फेयर फ्रॉम हेडक्वार्टर टू द स्टेशन ऑफ शॉर्ट पीरियड ट्रांसफर, DA फॉर 180 डेज, ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम इज राइट आंसर, कार्य ग्रहण की अवधि। क्वेश्चन नंबर 120, मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बाय। चिकित्सीय परीक्षा नियुक्ति के समय पर इनके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा? आंसर देखिए, यह आवश्यक नहीं है यदि नियुक्ति 6 माह से कम समय के लिए, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द अपॉइंटमेंट इज नॉट लाइकली टू लास्ट फॉर 6 मंथ्स, ये आंसर आ जाएगा फिलहाल तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से क्या सही नहीं है? सही है नहीं, सही नहीं है पूछा है। सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तिथि को असाधारण अवकाश पर हो सकता है, नहीं भाई। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी ऑन EOL ऑन दैट डे, बिल्कुल ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द लिमिट फॉर परचेज ऑफ गुड्स विदाउट इनवाइटिंग कोटेशन एज पर सेंट्रल फाइनेंस रूल। सेंट्रल फाइनेंस रूल, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द लिमिट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जो सामान वस्तुएं खरीदने की जो लिमिट है, विदाउट इनवाइटिंग कोटेशन, बिना कोटेशन मंगवाए, एज पर सेंट्रल रूल्स। सेंट्रल फाइनेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या लिमिट हो सकती है वस्तु खरीदने की बिना कोटेशन इनवाइट किए? सामान्य वित्त नियमावली के अनुसार बिना बोलियां आमंत्रित किए वस्तु की खरीद की क्या सीमा हो सकती है या क्या सीमा होती है? आंसर आ जाएगा आपका 25,000 इन इच केस, प्रत्येक मामले में ओनली 25,000। अगर उससे ज्यादा लेना है तो आपको इनवाइट करना पड़ेगा कोटेशन को, बोलियां आमंत्रित करनी ही पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी 1 ऑफ द लिस्ट ऑफ फैमिली फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी इन केस नो नॉमिनेशन सबमिटेड। इनमें कैटेगरी 1 की लिस्ट में ग्रेच्युटी भुगतान के लिए कौन शामिल नहीं है यदि सरकारी कर्मचारी ने किसी को नामित न किया हो? कौन शामिल नहीं है पूछा है आपने, नहीं कौन शामिल नहीं है? पुत्री होगी, विधवा पुत्री हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा यानी बेटा हो जाएगा, तो आपका डॉटर, विडो डॉटर, सन सब आ जाएंगे, फादर पिता नहीं आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, DA ऑन कैजुअल लीव वाइल ऑन टूर इज एडमिजिबल एट द रेट फॉर। दौरे के समय आकस्मिक अवकाश के प्रकरण में दैनिक भत्ता निम्न दंड पर अनुज्ञेय है, किस दर के ऊपर होगा? 100% नो DA,
30%, 70%, ऐसी स्थिति में डीए नहीं होगा भाई, दैनिक भत्ता नहीं। बी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 125। फॉर ट्रेवल बाय शेयर टैक्सी द एंटाइटलमेंट वुड बी एक्चुअल शेयर लिमिट टू। साझा टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर वास्तविक व्यय की सीमा के तहत क्या अनुज्ञेय होगा? शेयर टैक्सी के समय हाफ द माइलेज अदरवाइज एडमिजिबल, अनुज्ञा अन्यथा अनुज्ञेय मील भत्ते का आधा। राइट। 4। क्वेश्चन नंबर 126। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ज्वाइनिंग में। निम्न में से कार्य ग्रहण काल के बारे में क्या सही नहीं है, क्या ठीक नहीं, ये बताना है। ज्वाइनिंग टाइम कैन बी कंबाइंड विद लीव, ठीक है। अनस्पेंट पीरियड इज क्रेडिटेड इन ईएल अकाउंट, ये भी ठीक है। तो फॉर प्री डिपार्चर फॉर्मेलिटीज फॉर गोइंग अब्रोड नो ट्रांजिट टाइम इज अलाउड। विदेश जाने हेतु पूर्व प्रस्थान कार्यवाही पूरी करने पर पारगमन समय नहीं मिलता, ये ठीक नहीं है भाई। आंसर आ जाएगा आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 127। व्हाट इज द लिमिट अप टू विच ए ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन रिसीव गिफ्ट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ laid down condition on such occasion as wedding etc when the making of gift is in conformity with the prevailing social practice without reporting to the government। एक समूह क के कर्मचारी की यदि नियम शर्तें पूरी होती हैं, शादी जैसे अवसरों पर जबकि उपहार लेना या देना प्रचलित सामाजिक रीति के अनुरूप है, बिना सरकार को बताए उपहार लेने की क्या सीमा, लिमिट पूछा गया भाई, गिफ्ट की लिमिट पूछा गया, क्योंकि गिफ्ट ये जिसके नाम पे करप्शन चलता है भाई, ये आप सब जानते हैं। 25,000 से ज्यादा आप नहीं ले सकते, ये लिमिट है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128। वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस इज द राइट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी का अधिकार है यदि, अधिकार तो है लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या है, 30 वर्ष की सेवा के उपरांत 3 माह का नोटिस दिया हो। गिव ए नोटिस ऑफ 3 months आफ्टर रेंडरिंग 30 days क्वालिफाइंग सर्विस। राइट, फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 129। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली मेंबर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर एलटीसी। सरकारी कर्मचारी के निम्न में से किस संबंधी के लिए छुट्टी यात्रा रियायत अनुज्ञेय नहीं है? किसको एलटीसी नहीं होगा भाई? डिवोर्स डिपेंडेंट डॉटर, डिपेंडेंट स्टेप फादर, डिपेंडेंट सन एज 30 years, डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ विडो सिस्टर, आश्रित राजसुदा पत्नी, आश्रित सौतेला पुत्र पिता 30 वर्ष का आश्रित पुत्र या आश्रित विधवा बहन का बच्चा, ये नहीं होगा भाई। डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ विडो सिस्टर, ये नहीं आएगा, तो आंसर आपका 4th आएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 130। रिटायरमेंट ग्रेचुटी फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड 8 years ऑफ सर्विस इज। एक सरकारी कर्मचारी जिसने 8 वर्ष की सेवा पूरी की है, उसे निम्न सेवानिवृत्ति ग्रेचुटी मिलेगी। कितनी? परिलब्धियों का 12 गुना भाई, 12 टाइम ऑफ एमोलुमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 131। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया वर मेड फुली इफेक्टिव फ्रॉम 12/9/2016। सेक्शन 19 ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 2016 अलाउड द ट्रांजिशन पीरियड द स्विचिंग ओवर टू जीएसटी रिक्वायर्ड फॉर 5 years, 6 months, 2 years, 1 year। वस्तु भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन 16/9/2016 को पूर्णतः प्रभावी किया गया था। संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 19 के तहत जीएसटी में कर प्रणाली में आने हेतु कितना समय दिया गया था? स्टार्टिंग की बात हो रही है, 1 year का टाइम पीरियड इसके अंदर पहले रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132। सेंट्रल सर्विस यानी मेडिकल अटेंडेंट रूल्स डू नॉट अप्लाई टू। केंद्रीय सेवाएं चिकित्सा परिचर्या नियम किस पर लागू नहीं होते? किसके ऊपर लागू नहीं होते हैं भाई? सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के ऊपर, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 133। द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी फर्निश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। वस्तुओं की आपूर्ति के ठेके के संबंध में निष्पादन प्रतिभूति निम्न में से किस प्रकार नहीं दी जा सकती? कैश के रूप में नहीं भाई, रोकड़े के रूप में नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 134। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। निम्न में से कौन सा सही नहीं? कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय सरकार की पूर्व अनुमति के क्या
क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? किसी अन्य रोजगार के लिए वचनबद्ध नहीं करेगा, कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं करेगा, किसी अन्य रोजगार के लिए बातचीत नहीं करेगा, अवैतनिक सामाजिक कार्य नहीं करेगा। फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 135। सीसीएस पेंशन रूल्स आर एप्लीकेबल टू वन ऑफ द फॉलोइंग। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली निम्न में से एक पर लागू है। किसके ऊपर लागू है ये आपको बताना है। डेली रेटेड एम्प्लॉय, पर्सन पेड फॉर कंटीजेंसी, पर्सन हु वर इंडक्टेड इन सिविल सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर 1/1/2004। क्योंकि 1/1/2004 से पहले के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके ऊपर पेंशन नियम, उनसे पहले वाले कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान रखा गया। क्वेश्चन नंबर 136। A serving government servant can act as defense assistant in a maximum of how many cases at a time? कोई सरकारी कर्मचारी जो सेवा में है अधिकतम कितने केसों में प्रतिरक्षा अधिकारी के रूप में काम कर सकता है? कितने केसों में प्रतिरक्षा अधिकारी के रूप में काम कर सकता है भाई? 3 केसों में कर सकता है बस। क्वेश्चन नंबर 137। द एनपीएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम निम्न के ऊपर आधारित है। किस चीज के ऊपर आधारित है? द बेनिफिट एज अकॉर्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एज ऑप्टेड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट। सरकारी कर्मचारी ने जो निवेश विकल्प दिया हो उस पर जो लाभ हो। ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 138। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू ए पेनल्टी अंडर रूल 11। निम्न में से कौन सी शास्त्री नियम 11 में शामिल नहीं है? क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कुछ वर्डों को आपको इंग्लिश के वर्डों का सारा बिल्कुल लेना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। थर्ड आएगा प्री मैच्योर रिटायरमेंट अंडर FR 56J। FR 56J के तहत समय सेवा पूर्व सेवानिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 139। एज पर जनरल फाइनेंस रूल 2017 ए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट शुड नॉट प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ लाइकली suppliers of non consulting service on the basis of which of the following। सामान्य वित्त नियमावली यानी जो जनरल फाइनेंस रूल 2017 है उसके अनुसार सभी मंत्रालयों अथवा विभागों को गैर परामर्शदात्री सेवाओं के संभावित आपूर्तिकर्ताओं की सूची निम्न में से किस आधार पर नहीं बनानी चाहिए? नो, आपके आंसर नहीं वाला आपको चुनना है। किसका? येलो पेज, वेबसाइट, ट्रेड जर्नल्स या एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। मंत्रालय द्वारा, विभाग द्वारा निश्चित पात्रता शर्तें। फोर्थ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 140। इज एलटीसी एडमिजिबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन स्टडी लीव। क्या सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन छुट्टी की अवधि में छुट्टी यात्रा रियायत अनुज्ञेय है? क्या है ऐसी स्थिति में? यस, सब्जेक्ट टू कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, शर्तें अनुज्ञेय होती हैं। शर्त। क्वेश्चन नंबर 141। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिसिबल एज पर ट्रांसफर टीए रूल्स। स्थानांतरण टीए नियमावली के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुज्ञेय नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए। देखिए, टीए फॉर फैमिली मेंबर एडिड आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। परिवार के उस सदस्य का टीए जो कि स्थानांतरण की नीति के उपरांत जुड़ा हो, ये नहीं है। आंसर आपका ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 141 के बाद चलते हैं 142वां क्वेश्चन 142। इन केस ऑफ बिड्स फॉर कंसल्टेंसी सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ 2 बिड सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड। यदि 2 बिड प्रणाली प्रयुक्त की गई है तो परामर्शदात्री सेवाएं हेतु बिड्स के प्रकरण में निम्न में से कौन सा सही है? सही कौन सा ये आपको बताना है। टेक्निकल बिड शुड बी ओपन फर्स्ट। तकनीकी बिड पहले खोली जानी चाहिए। फोर्थ आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 143। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्पेशल कैजुअल लीव। इनमें से क्या विशेष आकस्मिक अवकाश के बारे में क्या सही नहीं है? यह राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए भी मिल सकता है, ठीक है। यह 1 वर्ष में 30 दिन तक मिल सकता है, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए मिल सकता है, ठीक है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए नहीं मिल सकता, गलत हो जाएगा, मिल सकता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? फोर्थ आएगा। क्वेश्चन नंबर 144। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड एज गुड्स एज पर GFRL। सामान्य जनरल फाइनेंस रूल के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसे वस्तु परिभाषित नहीं किया गया है? वस्तु परिभाषित किसको नहीं किया गया है? वाहन होता है वस्तु, इंटेंजिबल प्रोडक्ट यानी होता है इसमें। बुक्स फॉर लाइब्रेरी, इसको नहीं माना गया है। पुस्तकालय तो पुस्तकों को नहीं माना गया है, और लाइव स्टॉक पशु वगैरह इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 145। विच ऑफ द व्हाट इज द एडमिजिबल अमाउंट फॉर
ऑफ फेयर फॉर ए नॉन एंटाइटल गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रेवलिंग बाय एयर इन प्राइवेट एयरलाइन ऑन एलटीसी। किसी अपात्र सरकारी कर्मचारी जो छोटी यात्रा रियायत पर निजी एयरलाइन से यात्रा करता है की प्रतिभूति की क्या ग्राह्यता है। आप देखिए कि कहां तक इसको मान सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें है एलटीसी 80 फेयर्स, छोटी यात्रा रियायत 80 किराया, एक्चुअल एयर फेयर वास्तविक हवाई किराया, नोट मेड एडमिजिबल अनगेन है ही नहीं, रेस्ट्रिक्टेड टू एंटाइटल क्लास बाय रेल अदर देन राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, ए मेल चाइल्ड ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड टू रिसीव मेडिकल अटेंडेंस एंड रिटायरमेंट एंड ट्रीटमेंट इन ए रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स हॉस्पिटल टिल द एज ऑफ। एक सरकारी कर्मचारी का एक पुरुष बच्चा किस आयु तक महिला अस्पताल में परिचर्चा एवं इलाज प्राप्त कर सकता है। किस उम्र तक, किस आयु तक आपसे पूछा गया है, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 ईयर्स यानी 6 साल तक। क्वेश्चन नंबर है 147, विच इज नोट करेक्ट अबाउट ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट। निम्न में से क्या वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है? यदि यह रोकी जाती है तो इसका अवधि निर्धारण करना आवश्यक है। यदि यह समय पूर्ण होने पर सौता दी जाती है, यह समय पूर्ण होने पर अधिकार रूप से प्राप्त होती है। सी आंसर होगा, इट शुड बी ड्रॉन एज ए मैटर ऑफ राइट। क्वेश्चन नंबर 148, which of the following is not a permissible way of filling in of return of a person having income chargeable of salary to salary। वेतनभोगी कर्मचारी निम्न में से किस प्रकार अपनी आय का विवरणी नहीं भर सकते हैं। कैसे में? कागजी रिटर्न सीपीसी को भेज करके, फर्निशिंग पेपर रिटर्निंग ऑफ टू सीपीसी ऑफ इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 149, एन एम्प्लॉय इन रिसिप्ट ऑफ ए सैलरी ऑफ 20,000 एंड अलाउंस ऑफ 10,000 has been granted entertainment allowance of 6,000 per month. What amount will be exempt from income tax under entertainment allowance? एक सरकारी कर्मचारी जिसका वेतन 20,000 प्रति माह तथा मासिक भत्ते 10,000 प्रति माह की 6,000 प्रति माह का मनोरंजन भत्ता प्रदान किया गया है, इस भत्ते में से कितना आयकर से मुक्त हो जाएगा? इसमें से 4,000 के आसपास जो है वो मुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 150, A government servant is 24 hours a government servant, which of the following best explain it? एक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे सरकारी कर्मचारी, इनमें से कौन सा कथन जो है, कौन सा कथन उत्तम है, ये आपको देखना है। सरकार उसे कहीं ऐसे पद पर नहीं रख सकती जहां उस पर उसका वेतन सरकार द्वारा नियंत्रित संस्था द्वारा देय होता है। यह गलत धारणा है। वास्तव में सरकारी कर्मचारी का संपूर्ण समय सरकार के अधीन है। कंसेप्ट इज मिस इंटरप्टेड इन एक्चुअल वर्ल्ड टाइम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका 150वां क्वेश्चन पे। अच्छा, दोबारा फिर वही बात है कि ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल पहुंचाया जाता है। 8447410108 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी चीज, चाहे कोई भी एग्जाम आपका क्यों ना हो, चाहे केवीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपका एनवीएस का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल में यूपीएससी वाला एग्जाम आपका हो, चाहे आपका एएमआरएस का एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट, जैसे जितने भी टीचिंग एग्जाम है सबके लिए मटेरियल अवेलेबल होता है और लेवल भी सारे हम प्रोवाइड करवाते हैं। चाहे आपका पीआरटी है, चाहे आपका टीजीटी है, चाहे आपका पीजीटी लेवल है, चाहे आपका प्रिंसिपल है, चाहे आपका वाइस प्रिंसिपल है, हर प्रकार के लेवल का कंटेंट आपको अपलोड करवाया जाता है। आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को